हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्रेनेल एकेडमी में। मैं हूं अनिल तिवारी और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की विज्ञान का अध्याय 15 जिसका नाम है हमारे चारों ओर वायु। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये वायु होती क्या है। ठीक है ना। तो वायु क्या होती है? वायु हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक परत होती है जो कि कई किलोमीटर लंबी होती है। धरती से कई किलोमीटर लंबी एक परत होती है जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं। या गैसें कौन कौन सी होती हैं? जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी इसमें बहुत सारी चीजें जैसे जल वाष्प और धूल के कण इत्यादि होते हैं। तो इन सब का मिश्रण क्या कहलाती है? वायु कहलाती है। ठीक है ना। और ये वायु किस काम आती है? बहुत सारे काम में आती है। जैसे हमारे श्वसन के लिए वायु आवश्यक है, पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु की आवश्यकता होती है और भी बहुत सारे जो कामों में उपयोग होती है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है। तो निश्चित रूप से वायु हमारे जगह चारों ओर हर जगह उपस्थित है। कैसे पता लगाएंगे? जैसे कोई एक खाली बोतल ले लीजिए, उस खाली बोतल को देखेंगे आप तो वो खाली दिखती है, उसमें कुछ भी नहीं भरा हुआ है। उस खाली बोतल को किसी पानी से भरे हुए पात्र में आप उल्टा करके डुबोइए तो वो नहीं डुबो सकेंगे उस बोतल को। क्यों नहीं डुबो सकेंगे? क्योंकि उसके अंदर वायु भरी है। वहीं यदि उस बोतल को आप थोड़ा सा तिरछा करके उस जल पात्र में डुबोएंगे तो क्या होगा? उसमें से पानी भरने लगेगा, साथ ही उसमें से बुलबुले निकलेंगे। वो बुलबुले क्यों निकलते हैं? वो बुलबुले वायु ही होते हैं। ठीक है ना। तो उस बुलबुले के रूप में वायु बाहर निकलती है। इससे सिद्ध होता है कि जहां हमें दिखती नहीं है वहां पर भी वायु होती है। क्लियर है? चलिए, अब वायु किससे बनी होती है? ठीक है ना। वायु में कौन कौन से घटक होते हैं? तो आइए जानते हैं कि वायु में कौन कौन से घटक होते हैं। सबसे पहला घटक है जल वाष्प। जल वाष्प क्या होती है? आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? जब जल चक्र हमने पढ़ाया था तो पढ़ा था कि जल चक्र में क्या होता है? जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है तो जल स्रोतों से जल जो है ऊपर उठ करके वायुमंडल में चला जाता है। ठीक है ना। तो वही जल वाष्प वायुमंडल में उपस्थित रहती है। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गई जल वाष्प। इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा और होती है ऑक्सीजन। वायुमंडल में क्या होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वायुमंडल में लगभग 21% के आसपास होती है। ठीक है ना। इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन जो हमारे वायु में होती है ये हमारे श्वसन के लिए, जीवधारियों के श्वसन के लिए आवश्यक है। हम ऑक्सीजन को श्वसन के रूप में श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे लिए प्राणवायु है। क्लियर है? चलिए, अगली कौन सी है? अगली गैस है ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के क्या होती है? तो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में लगभग 78%, 78% नाइट्रोजन उपस्थित होती है। ये वायुमंडल का बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, सबसे ज्यादा वायुमंडल में उपस्थित होती है और ये बहुत ही आवश्यक घटक है। हमारे शरीर में भी हम प्रत्यक्ष रूप से तो गैसों के आदान प्रदान में नाइट्रोजन का उपयोग नहीं करते, लेकिन हमारे शरीर में नाइट्रोजन उपस्थित होती है। जैसे एमिनो एसिड्स वगैरह होते हैं तो उनमें नाइट्रोजन होती है। ठीक है ना। तो ये हमारे लिए आवश्यक होती है नाइट्रोजन। साथ ही आपने देखा होगा पौधों में उर्वरक के रूप में हम नाइट्रोजन डालते हैं, तो वो गैस के रूप में तो इसका उपयोग नहीं कर पाते पौधे, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन जो है तो आवश्यक होती है। क्लियर है? चलिए, अगली कौन सी गैस है? अगली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। जलवाष्प हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी वायुमंडल में उपस्थित होती है, वायु में उपस्थित होती है। यह वायुमंडल में 0.03% उपस्थित होती है। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित होती है। ये किस काम में आती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें प्रयोग की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन बनाते हैं पौधे और
ऑक्सीजन मुक्त करते हैं और वही ऑक्सीजन हम लोग श्वसन के लिए उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। चलिए, और क्या होता है वायु में? और होते हैं धूल तथा धुआं। आपने देखा होगा जब भी कोई ईंधन जलाया जाता है, जैसे लकड़ी या उपले वगैरह जलाए जाते हैं या कोई भी कागज इत्यादि कुछ भी जलाइए, तो उसमें से धुआं निकलता है। यह धुआं वायुमंडल में उपस्थित होता है। साथ ही आपने देखा होगा चिमनियों में, जो भी फैक्ट्री वगैरह होती हैं, उनके चिमनियों में आपने देखा होगा धुआं निकलता है, साथ ही उसमें से धूल के कण भी निकलते हैं। और आपने देखा होगा जब तेज वायु चलती है उस समय भी धूल उड़ती है। तो ये धूल और धुआं वायुमंडल में उपस्थित होते हैं। क्लियर है? चलिए, अब जानते हैं पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिलती है। ठीक है ना? पानी में रहने वाले जीवों को ऑक्सीजन कैसे मिलती है? तो पानी में ऑक्सीजन घुली हुई होती है। पानी में ऑक्सीजन घुली हुई होती है, जिसको जीवधारी श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। इसका पता कैसे लगाएंगे? इसका पता लगाने के लिए एक काम करिए, आप एक पात्र में, किसी भी पात्र में पानी को रख लीजिए और उस पानी को गर्म करिए। जब आप गर्म करेंगे तो उबलने से पहले क्या होता है, पानी में आप देखेंगे बुलबुले निकलते हैं। वो बुलबुले क्यों निकलते हैं? क्योंकि पानी में जो वायु होती है उससे जो है तो वायु जो है तो वो बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। इसी प्रकार से मिट्टी में रहने वाले जो जीव होते हैं वो कैसे वायु का उपयोग करते हैं, उनको कैसे ऑक्सीजन मिलती है? तो जो मिट्टी में रहने वाले जीव हैं तो मिट्टी में भी ऑक्सीजन उपस्थित होती है। इसका पता कैसे लगाएंगे? तो एक पात्र में आप ले लीजिए मिट्टी और उसमें पानी डालिए। जब आप पानी डालेंगे तो देखेंगे उसमें से भी बुलबुले निकलते हैं। वो बुलबुले क्यों निकलते हैं? उस बुलबुले के रूप में वायु निकलती है, इसलिए। क्लियर है? तो समझ में आ गया। पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीव ऑक्सीजन का कहाँ से पाते हैं, उनको कैसे मिलती है? क्योंकि पानी और मिट्टी में ऑक्सीजन उपस्थित होती है। चलिए, आप जानते हैं वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है। यानी हम ऑक्सीजन के लिए, सभी जीव ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं श्वसन के लिए, ठीक है ना? तो ये ऑक्सीजन आती कहां से, खत्म क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं खत्म होती है? क्योंकि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। श्वसन में जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेने के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वह कार्बन डाइऑक्साइड पौधे उपयोग कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अपना भोजन बनाने के लिए, और वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वही ऑक्सीजन हम उपयोग कर लेते हैं। हम ऑक्सीजन उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रकार से जो वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है तो प्रतिस्थापित होती रहती है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहती है। क्लियर है? चलिए, अब वायु के उपयोग क्या क्या होते हैं ये जान लेते हैं कि वायु जो है तो कहां कहां कैसे कैसे हमारे लिए उपयोगी है। तो आपने देखा होगा पवन चक्की इस तरह की संरचना होती है। जब तेज हवा चलती है तो इस पवन चक्की के ये जो लगे होते हैं पहिए, ये चक्के लगे होते हैं, ऊपर पंख, ये पंख घूमने लगते हैं और इससे जो है तो बिजली उत्पन्न होती है। वह बिजली हम उपयोग करते हैं विभिन्न कार्यों में, जैसे ट्यूबवेल इत्यादि चलाने के लिए या आटा चक्की चलाने के लिए, और भी बहुत सारी चीजों में उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस वायु से हम क्या करते हैं, पवन चक्की की सहायता से बिजली बना लेते हैं। ठीक है ना? तो पवन चक्की को चलाने में वायु का उपयोग है। इसके अलावा क्या करते हैं, जब हम नाव को खोते हैं तो उसमें भी वायु की सहायता से क्या है, हम आसानी से नाव को चला पाते हैं। इसके अलावा जब हम ग्लाइडिंग करते हैं या पैराशूट की सहायता से ऊपर से नीचे उतरते हैं आकाश से, तो उसमें भी क्या है, वायु हमारी मदद करती है। इसके अलावा हवाई जहाज को चलाने में भी वायु मदद करती है। पक्षी, चमगादड़ तथा कीड़े इत्यादि वायु की उपस्थिति के कारण ही हवा में उड़ पाते हैं। इसके अलावा जो पौधों के बीज हैं वो हवा के साथ उड़ करके, वायु के साथ उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो बीजों के प्रकीर्णन में भी वायु सहायक होती है। तो चलिए, अब इस पाठ में आए हुए कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में हम जान लेते हैं। क्या है वायुमंडल?
वायुमंडल क्या होता है? हमने बताया पृथ्वी की सतह से ऊपर कुछ किलोमीटर तक वायु की एक परत होती है जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, धूल इत्यादि। तो यह पूरी परत क्या कहलाती है? वायुमंडल कहलाती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एक वायु का एक घटक है जो 0.03% वायुमंडल में पाई जाती है, और यह जो है पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण ग्लोबल वार्मिंग भी हो। हरित गैस प्रभाव आप पढ़े होंगे या कि आगे की क्लास में पढ़ेंगे। हरित गैस प्रभाव क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण धरती का तापमान बढ़ने लगता है, ठीक है ना, जिससे जो ध्रुवों में बर्फ रहती है वो बर्फ पिघलने लगती है, जिससे बाढ़ आने की संभावना हो सकती है। ठीक है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा हमारे लिए क्या है? बहुत ही कष्टदायक हो सकती है, नुकसानदायक है। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा पेड़ लगाइए, जिससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो पेड़ अवशोषित करें और जो है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा न बढ़ने पाए। इसके अलावा वायु की संरचना हमने बताया ही। वायु में कौन कौन सी गैसें होती हैं? वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जल वाष्प तथा धूल, और भी सूक्ष्म मात्रा में अन्य गैसें भी होती हैं। ऑक्सीजन क्या होती है? ऑक्सीजन वायुमंडल में लगभग 21% पाई जाती है, और यह जो है तो हमारे श्वसन के लिए आवश्यक है, इसीलिए इसे प्राणवायु भी कहा जाता है। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है। यह वायु का एक घटक होता है जो कि लगभग 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाती है। यह भी विभिन्न प्रकार से जीवों के लिए उपयोगी होते हैं, लेकिन याद रखिएगा, नाइट्रोजन गैस को यदि आप श्वसन के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं। यदि आप गलती से भी नाइट्रोजन गैस जहां पर उपस्थित हो वहां पर चले जाएंगे तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है, यदि आप इसको श्वसन के लिए उपयोग कर लेते हैं तो। धुआं क्या होता है? धुआं भी सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होता है, जो कि विभिन्न प्रकार के ईंधन इत्यादि जलाने के कारण उत्पन्न होता है। और पवन चक्की क्या होती है? पवन चक्की एक यंत्र है जिसको हवा के माध्यम से चलाया जाता है और इसकी सहायता से बिजली उत्पन्न की जाती है। तो चलिए अब इस पाठ का सारांश जान लेते हैं। इस पाठ में हमने क्या क्या जाना? हमने जाना कि वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते परंतु इसे अनुभव कर सकते हैं। इसके अलावा हमने जाना गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु जगह घेरती है। और हमने जाना जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होती है। इसके अलावा हमने जाना वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। इसमें कुछ धूल कण भी हो सकते हैं। इसके अलावा हमने जाना ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक है तथा श्वसन के लिए आवश्यक है। इसके अलावा हमने जाना वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। इसके अलावा हमने जाना पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। इसके अलावा हमने जाना जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली हुई वायु का उपयोग करते हैं। और हमने जाना वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर के बारे में। पहला प्रश्न क्या कहता है? वायु के संघटक क्या हैं? तो वायु के संघटक क्या हैं? वायु के संघटक हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूक्ष्म मात्रा में कुछ अन्य गैसें, जल वाष्प और धूल और धुआं भी। ठीक है ना। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वायुमंडल में कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस श्वसन के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न क्या कहता है? आप यह कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु ज्वलन में सहायक होती है? चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रे ले लेते हैं, इसमें पानी भर लेते हैं और इसमें एक मोमबत्ती जला लेते हैं। ठीक है ना, ये मोमबत्ती जल रही है। अब हम इसमें क्या करते हैं, एक बीकर या कि ग्लास को उल्टा करके रख देते हैं जिससे अब इसमें वायु प्रवेश ना करे। हम देखते हैं कि कुछ समय तक तो ये मोमबत्ती जलती है लेकिन कुछ समय बाद जलना बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि इसके अंदर जितनी गैस थी, वायु थी, ऑक्सीजन थी, उसको क्या है इसने उपयोग कर लिया। जैसे ही इसके अंदर की ऑक्सीजन
खत्म हुई, ये क्या हो गई, बुझ जाती है। इससे सिद्ध होता है कि वायु ज्वलन में सहायक होती है। स्पेशली वायु में जो ऑक्सीजन उपस्थित होती है वह श्वसन ज्वलन के लिए आवश्यक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप यह कैसे दिखाएंगे कि वायु जल में घुली हुई है। इसके लिए क्या करेंगे, हम एक पात्र ले लेते हैं, इस पात्र में हमने भर लिया जल। अब हम क्या करते हैं, इसको किसी ट्राइपॉड की सहायता से हमने यहां पर रख दिया, ठीक है ना। अब यहां पर हम आग जला करके इसको गर्म करते हैं। जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, हम देखते हैं कि उबलने से पहले इसमें से बुलबुले ऊपर की ओर आते हैं। इस तरह से ये बुलबुले क्यों आते हैं, क्योंकि इस बुलबुले के रूप में वायु बाहर निकलती है। इससे सिद्ध होता है कि वायु जल में घुली हुई होती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रुई का ढेर जल में क्यों सिकुड़ जाता है। रुई का ढेर जल में क्यों सिकुड़ जाता है, क्योंकि रुई में वायु भरी होती है। जब इसमें जल डाल देते हैं तो उसकी वायु निकल जाती है, उसकी जगह पर पानी भर जाता है, इसलिए जो है तो ये रुई सिकुड़ जाती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत कहलाती है, क्या कहलाती है, वायुमंडल कहलाती है। अगला प्रश्न कहता है, हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के अवयव की आवश्यकता होती है। कौन से अवयव की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। तो कौन कौन से क्रियाकलाप, जैसे हमने बताया, पहला तो वायु श्वसन के लिए आवश्यक है। नंबर 2, वायु प्रकाश संश्लेषण के लिए, पौधों को भोजन बनाने के लिए आवश्यक है। नंबर 3, पवन चक्की चलाने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा बीजों के प्रकीर्णन के लिए आवश्यक है। इसके अलावा पैराग्लाइडिंग या पैराशूट को उतरने के लिए, या पक्षियों के उड़ने के लिए, हवाई जहाज के उड़ने के लिए, बोटिंग में, ये सारी चीजों में वायु जो है तो वायु की उपस्थिति आवश्यक है। वायु की उपस्थिति के कारण ये क्रियाकलाप संभव हो पाते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधे तथा जंतु एक दूसरे की किस प्रकार सहायता करते हैं। तो वायुमंडल में गैसों की आदान प्रदान कौन कौन सी गैसों का होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्राणी होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने छोड़ा वो पौधों ने प्रकाश संश्लेषण में उपयोग किया, अपना भोजन बनाया और ऑक्सीजन मुक्त कर दिया। वह ऑक्सीजन हमने ले ली और हमने ऑक्सीजन का उपयोग करके और जो है तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कर दी। वह कार्बन डाइऑक्साइड फिर से पौधे उपयोग कर लेंगे। इस प्रकार वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान के लिए पौधे तथा जंतु एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो बच्चों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताना। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और यदि आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।